हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है थैनेटोलॉजी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। तो थैनेटोलॉजी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि स्टडी ऑफ डेथ इन इट्स ऑल एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग इट्स कॉज एंड फिनोमिना एंड ऑल्सो इंक्लूड्स bodily changes that occurs after the death, that is postmortem changes and their medico legal significance। इसका मतलब क्या है? थैनेटोलॉजी का मतलब है कि हम डेथ की स्टडी करते हैं प्लस उसके कॉज कैसे हुई, क्या फिनोमिना से हुई और उसके बाद क्या चेंजेस आए डेथ के बाद, प्लस इसका मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस क्या। मतलब फोरेंसिक के एस्पेक्ट में हम हर एक चीज़ देखेंगे, डेथ होनी, उसके कॉज और उसका मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस और चेंजेस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है डेथ। तो डेथ के अंदर हम बुक के अंदर लिखा हुआ कि सोमैटिक डेथ होती है, एक मॉलिक्यूलर डेथ होती है, और एक तीसरी मैं आपको बताऊंगा एपरेंट डेथ, जिसको बोलते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन। ये यूनिवर्सिटी में कई बार क्वेश्चन आ जाता है और मैं इसको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम सोमैटिक डेथ की बात करते हैं। तो सोमैटिक डेथ को हम सिस्टमिक डेथ भी बोलते हैं और इसका यहाँ पर डिफरेंस भी हम पढ़ लेते हैं। तो सोमैटिक डेथ के अंदर क्या होता है? इट इज़ द परमानेंट सेसेशन ऑफ ब्रेन स्टेम फंक्शन। इसका मतलब क्या है? सोमैटिक डेथ एक इवेंट होता है बेसिकली, कि जैसे डेथ हुई जिसको हम गिन लेते हैं कि हाँ अब डेथ हो गई है। जैसे कि इसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, सर्कुलेशन जो है बंदे की वो स्टॉप कर जाती है, जो उसकी ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन, वो स्टॉप कर जाती है बिल्कुल। और थर्ड नंबर पे है ब्रेन स्टेम फंक्शन। पहले के ज़माने में सिर्फ सर्कुलेशन और ब्रीदिंग चेक करी जाती थी कि हाँ ठीक है कि पल्स रुक गई बंदे की, हार्ट बीट रुक गई या सांसें रुक गई, तो उसको मान लेते हैं डेथ। बट अब ब्रेन स्टेम को भी हम बीच में गिनते हैं, ब्रेन डेथ को बीच में गिनते हैं। और अगर हम मॉलिक्यूलर डेथ की बात करें तो ये एक प्रोग्रेस होता है, मतलब एक प्रोसेस होता है। इसके अंदर क्या होता है कि बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, इंडिविजुअल सेल्स और टिश्यूज़, इन सब की डेथ होती है एक साथ। मतलब सेल्स मरने स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार तो होगा कि सिर्फ बॉडी मरी, ठीक है, उसकी सर्कुलेशन रुक गई, रेस्पिरेशन रुक गई, बट मॉलिक्यूलर डेथ के अंदर धीरे धीरे जो सेल्स और टिश्यूज़ अंदर के वो मरते रहेंगे। फिर हम ऑनसेट देखते हैं। ऑनसेट के अंदर कुछ नहीं है, ये बस इतना ही है कि मॉलिक्यूलर डेथ जो है हमारी इससे पहले प्रिसीड करती है, इससे पहले आती है सोमैटिक डेथ, और सोमैटिक डेथ के बाद मॉलिक्यूलर डेथ आती है। तो इट सक्सीड्स सोमैटिक डेथ 1 to 2 आवर आफ्टर द स्टॉपेज ऑफ वाइटल फंक्शंस। अक्रेंस क्या है? ये इवेंट है जैसे मैंने पहले बताया, और ये प्रोसेस है, ये धीरे धीरे होता है, ये एकदम से होता है। टिश्यूज़ एंड सेल्स ऑफ बॉडी इसके अंदर अलाइव होते हैं और फंक्शन करते हैं। टिश्यूज़ और सेल्स अभी ज़िंदा हैं, तो इधर क्या हो सकता है, हमारा ऑर्गन भी हार्वेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे टिश्यूज़ और सेल्स अभी बताया कि उनकी डेथ हो जाती है और नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, रिफ्लेक्सेस वगैरह हमारे जो हैं वो अभी भी चलते रहते हैं। मसल रिस्पॉन्ड टू थर्मल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल स्टिमुलस, और इसमें नहीं होता। फिर कन्फर्मेशन हम कैसे करते हैं कि जैसे ब्रेन के लिए हम ईईजी ले लेते हैं, तो वो एब्सेंट होएगा, फ्लैट लाइन होएगी, एब्सेंट होएंगी, जो ब्रेथ साउंड्स होएंगी वो नहीं हमें देखने को मिलेंगी। और इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है मॉलिक्यूलर डेथ में? राइगर मॉर्टिस, एल्गर मॉर्टिस, पोस्टमार्टम स्टेनिंग, प्यूट्रीफेक्शन। ये मैं आपको अगले लेसन में करवाऊँगा, अगली वीडियो में। रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस में क्या है? इट रिजेंबल सस्पेंडेड एनिमेशन, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, एपरेंट डेथ जो होती है, ठीक है, और कॉमा एंड हाइपोथर्मिया। और इन द मॉलिक्यूलर डेथ इट डज नॉट रिसेंबल्स एनी कंडीशन। ऑर्गन हार्वेस्ट इसमें पॉसिबल होता है और इसमें नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें हमारे टिश्यूज़ और सेल्स मर चुके हैं। अगर हम बात करें सोमैटिक डेथ की, तो दिस इज़ कंसीडर्ड ओनली इरिवर्सिबल एंड परमानेंट सेसेशन ऑफ फंक्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम। ठीक है, ये इरिवर्सिबल हो सकती है, एपरेंट डेथ होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है। देखो, एपरेंट डेथ को हम सस्पेंडेड एनिमेशन भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारा मोस्टली जो रहता है वो बॉडी का बीएमआर बहुत लो हो जाता है, कि हमें पता ही नहीं चलता, कि जैसे ईईजी भी फ्लैट आ सकती है, इसके अंदर कार्डियक एक्टिविटी बहुत कम हो सकती है, रेस्पिरेशन बहुत कम हो सकती है, तो लग सकता है कि वो बंदा डेड है। तो इसका अगर इसको याद करना कि किस किस केसेस में होता है, तो इसका निमोनिक है INEW-HD-TV। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। अब INEW-HD-TV में क्या है? आई फॉर इंसैनिटी, N इज़ फॉर न्यू बॉर्न, दैट इज़ मोस्ट कॉमन। न्यू बॉर्न्स के अंदर ये बहुत जल्दी देखने को मिलता है, बहुत बार देखने को मिलता है। E से है इलेक्ट्रोक्यूशन, बिजली का झटका लगना। W इज़ क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज़, ठीक है, जैसे कि TB और कॉलेरा में। H इज़ हीट स्ट्रोक। D इज़ ड्राउनिंग। T इज़ फॉर टाइफाइड एंड V इज़ फॉर वॉलंटरली। योगा प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो ये कर सकते हैं, अपनी रेस्पिरेशन को बहुत स्लो कर सकते हैं, हार्ट बीट को बहुत स्लो रख सकते हैं। आगे चलते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे
इस चैप्टर में तुम्हें सिर्फ मार्किंग्स कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए, बस वो ही करवाऊंगा। इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन में नहीं देने वाला। ब्रेन स्टेम डेथ की बात करते हैं, या फिर ब्रेन डेथ की। तो अब द मोमेंट ऑफ डेथ इज़ द एग्जैक्ट टाइम व्हेन द पर्सन डाइज, ठीक है। इसके अंदर अब पहले तो हम ट्रेडिशनली हम चेक करते थे कि सिजेशन और ऑफ हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग, मतलब हार्ट का रुकना, पल्स रुकना और ब्रीदिंग, हमारी सांसें रुक जानी, इसको मानते थे। बट अब अब कंसेप्ट आ चुका है ब्रेन डेथ का, जिसके अंदर इरिवर्सिबल लॉस ऑफ सेरेब्रल फंक्शनिंग होनी चाहिए। अब जो ब्रेन डेथ है ये कंप्लीट होता है, इरिवर्सिबल सिजेशन होती है, ये वापस नहीं आ सकता। ब्रीदिंग और हार्ट बीट वापस आ सकते हैं फिर भी, ठीक है। तो इसके अंदर हम ब्रेन के अंदर क्या इंक्लूड करते हैं सीएनएस के स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को हम नहीं इंक्लूड करते हैं इसमें। और ब्रेन डेथ इज़ नाउ एक्सेप्टेड एज द ब्रेन स्टेम डेथ, ठीक है। ब्रेन स्टेम डेथ कैन प्रैक्टिकली बी कंसीडर्ड टू बी सफिशिएंट फॉर ब्रेन डेथ, ठीक है। और हम ब्रेन डेथ के अब क्राइटेरियाज देखते हैं कुछ, कि हम ब्रेन डेथ को डायग्नोस कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये दो चीज़ें हैं। पहले तो है एक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिजेशन ऑफ ऑल द ब्रेन फंक्शंस। इसके अंदर क्या है कि ब्रेन के फंक्शंस की सिजेशन होनी, जैसे कि फ्लैट ईईजी आनी। इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, बस सिर्फ इतना ही है, इसमें एक लाइन ही करनी है। नंबर 2 इज़ डेमोन्स्ट्रेशन। हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है कि भाई जो फंक्शंस रुके हैं वो इरिवर्सिबल होने चाहिए, परमानेंट चाहिए, मतलब डेथ जो है वो परमानेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आता है, अगर हमें इरिवर्सिबिलिटी इस्टेब्लिश करने की, भाई इरिवर्सिबल ही है, तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉज ऑफ लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन, कि हमें कॉज बताना है किस कारण से हुई, उसको प्रूव करना है कि इसी कारण से हुई, जैसे कि इमेजिंग वगैरह करके। फिर हमें एक्सक्लूड करनी है वो चीज़ें जो हमें ये कर सकती है कि भाई हाँ कि रिवर्सिबल कंडीशन है, ठीक है। तो रिवर्सिबल कंडीशन को हमें एक्सक्लूड कर देना है। और उसके बाद हमें एक ऑब्जर्वेशन के पीरियड तक, मतलब कुछ जब तक हम ऑब्जर्व करेंगे तब तक ये चीज़ें परसिस्ट करनी चाहिए, जितने भी हमने प्रूफ दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है कि जैसे कि अब रिवर्सिबल कंडीशन में हमारा क्या क्या चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं। एक तो हाइपोथर्मिया, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर्सिबल कंडीशन में, हाँ हाइपोथर्मिया। फिर स्वीयर इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस एबनॉर्मेलिटीज़, ड्रग इंटॉक्सिकेशन, सीएनएस डिप्रेशन जो कर सकते हैं, हाइपोक्सिया, शॉक। अदर कंडीशंस में आता है ब्रेन स्टेम एनकेफेलाइटिस, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन डेथ कैसे कराते हैं, क्राइटेरिया क्या है इसका, ठीक है। ये मैंने आपको वैसे कंडीशंस बता दी हैं कि हाँ ठीक है, एक तो सिजेशन हो जानी चाहिए ऑल द ब्रेन फंक्शंस की, ऊपर से डेमोन्स्ट्रेशन होनी चाहिए कि भाई हाँ ये इरिवर्सिबल ही हैं और परमानेंट ही हैं, ठीक है। अब हम एक बार क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो क्राइटेरिया हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक तो प्री रिक्विजिट्स और दूसरा हमारे पास आ जाता है द 3 कार्डिनल फाइंडिंग्स इन द ब्रेन डेथ, ठीक है। तो प्री रिक्विजिट्स में क्या आता है कि द ब्रेन डेथ इज़ द एब्सेंस ऑफ क्लिनिकल ब्रेन फंक्शन when the proximate cause is known and demonstratively irreversible, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्लिनिकल न्यूरो इमेजिंग एविडेंस दिखाना है कि भाई जिस कॉज को हम बता रहे हैं कि भाई ये डायग्नोसिस है कि इससे डेथ हुई, तो हमें उसको क्लिनिकल या न्यूरो इमेजिंग करके चेक करना कि हाँ ठीक है ये सही है कि नहीं है जो हम कॉज दे रहे हैं। फिर सेकेंड थिंग इज़ एक्सक्लूजन ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग मेडिकल कंडीशन दैट मे कन्फाउंड द क्लिनिकल असेसमेंट, की ऐसे हमें मेडिकल कंडीशंस को एक्सक्लूड कर देना है जो मे बी अदरवाइज स्टेटमेंट दे रही हूँ। फिर ड्रग इंटॉक्सिकेशन या पॉइजनिंग नहीं होनी चाहिए उस टाइम पे। और कोर टेम्परेचर जो है उसकी बॉडी का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 32.2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहना चाहिए उसका, ठीक है। अब 3 कार्डिनल फाइंडिंग्स में हमारे पास आ जाता है ABC मतलब ए से एपनिया, बी से है एब्सेंस ऑफ ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस एंड सी इज़ फॉर कॉमा, ठीक है। ये इसका छोटा सा एक निमोनिक है, ये याद रख लेना। और अगर हम देखें इसमें कि कॉमा में क्या है, कॉमा में सिंपली ऐसे हमें चेक करना है कि भाई ठीक है अनरिस्पॉन्सिव है, सेरेब्रल मोटर रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं उसके अंदर। अगर हम उसके नेल बेड को ज़ोर की दबा रहे हैं, उसके माथे पे कोई शिकन नहीं आ रही है, नो ग्रेमिसिंग टू डीप प्रेशर ऑन द नेल बेड और टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, ठीक है। ये फिजियोलॉजी में तुमने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। और एब्सेंस ऑफ ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस, ये भी फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि जैसे कि प्यूपिल्स का रिफ्लेक्स ना आना, है ना, कोई प्यूपिलर रिस्पॉन्स ना होने ब्राइट लाइट को। ऑक्यूलर मूवमेंट, जैसे हम ऑक्यूवेस्टिबुलर रिफ्लेक्स चेक करते थे कि कान में थोड़ा सा ठंडा पानी चेक करते थे डाल के कि आंखें उस तरफ घूम जाती थी। तो नो डेविएशन ऑफ आइज टू इरीगेशन इन ईच ईयर विद 50 ml ऑफ कोल्ड वाटर, ठीक है। फिर फेशियल सेंसेशन या फेशियल मोटर रिस्पॉन्स ना आना, जैसे कि जॉ रिफ्लेक्स ना होना, कॉर्नियल रिफ्लेक्स ना होना।
फिर ट्रेकियल रिफ्लेक्स ना होने, नो गैग रिफ्लेक्स, नो कफ रिस्पॉन्स। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर में करी हुई हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी निकाल दिया इसको। एपनिया टेस्ट, एपनिया टेस्ट के अंदर हमें सिर्फ ये चेक करना है कि सेंट्रली कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, जो ब्रेन स्टेम से कंट्रोल्ड रेस्पिरेशन है वो रुक गई है कि नहीं रुक गई है। देयर इज़ द लॉस ऑफ सेंट्रली कंट्रोल्ड ब्रीदिंग एंड देयर इज़ टोटल एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स। ठीक है, बस इतना ही करना है इसमें। इसके बाद हम देखेंगे मैनर ऑफ डेथ। और मैनर ऑफ डेथ जनरली कई बार 2 मार्कर आ जाता है या कैसे भी। तो इसके अंदर हम 3 चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ नेचुरल डेथ, इसको आगे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। नेचुरल डेथ हमें पता है सिनाइल एज के कारण ये वो। और अननेचुरल डेथ्स, अननेचुरल डेथ हमारा मेन पॉइंट है क्योंकि मेडिकल लीगल सिग्निफिकेंस इसी का ज़्यादा होता है। तो होमिसाइडल हो सकती है, सुसाइडल हो सकती है डेथ, एक्सीडेंटल हो सकती है, अनडिटरमिन्ड हो सकती है, और ऑब्सक्योर डेथ्स भी हैं। ऑब्सक्योर डेथ का मतलब होता है नॉट नोन, अनडिटरमिन्ड ये भी होता है, अनसर्टेन होता है। अननेचुरल डेथ के अंदर अब जैसे होमिसाइड है, अब होमिसाइड और मर्डर में क्या फ़र्क होता है? देखो डेथ्स दोनों में ही हो रही है, ठीक है, बस फ़र्क इतना है इंटेंशंस का। मर्डर इज़ ऑलवेज इंटेंशनल, होमिसाइड कुड बी कुड नॉट बी, ठीक है। और सुसाइडल डेथ, सुसाइडल भी इंटेंशनल होती है बट वो अपने आप को ही डेथ होती है, तो इसका कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं होता। एक्सीडेंटल डेथ और अनडिटरमिन्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये वाइवा में मोस्टली पूछा जाता है। मूड क्या है सबसे पहले? कॉमा, कॉमा के अंदर क्या सिस्टम इंक्लूड होगा हमारा? ब्रेन। ब्रेन के लिए कॉजेज़ क्या हो सकते हैं हमारे पास कि कोई इंजरी या फिर डिजीज़ ऑफ ब्रेन होगी, सिस्टमिक डिसऑर्डर होगी जैसे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होगी, हीट स्ट्रोक हो गया, एक्लेम्पशिया हो गया, अल्कोहल के कारण, ओपियम के कारण, फिनोल पॉइजनिंग के कारण। इन पीएम फाइंडिंग्स क्यों आएंगी अगर हमारे पास कॉमा है? मोड ऑफ डेथ, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस, कंप्रेशन फ्रॉम द हेमरेज, ट्यूमर और वेस्कुलर लीजन। सिनकोपी मतलब फेंट होना। इसके अंदर सिस्टम हमारा इंक्लूड होता है हार्ट। हार्ट के अंदर हमारे पास आएगी हार्ट डिजीज़, हेमरेज, वेगल इनहिबिशन और पॉइजनिंग। पॉइजनिंग के अंदर मैंने आपको शॉर्ट्स के अंदर बताया था कि इसके अंदर ड्रग्स बताए थे आपको। कार्डोना इसका निमोनिक था, कार इज़ कार्डियक, ठीक है। तो बाकी डोना से हमारे पास आ जाएगा डिजिटैलिस, एकोनाइट, ओलियंडर एंड टोबैको, ठीक है। और नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स होंगी, ऑर्गन्स आर पेल, मतलब परफ्यूजन कम हुई है क्योंकि हार्ट इतने अच्छे तरीके से में भी हो सकता है पंप ना करो, या डिजीज़ थी जिसके कारण इतनी अच्छी परफ्यूजन नहीं हो रही थी ऑर्गन के अंदर। तो देयर विल बी ऑर्गन्स आर पेल एंड कैपिलरीज आर कंजेस्टेड। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो है एस्फिक्सिया, लंग्स के अंदर। ये बहुत बार वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो लंग के अंदर वापस कॉजेज आ जाते हैं कि जैसे निमोनिया हो गया या पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर हो गया, ऑक्लूजन ऑफ द एयर पैसेजेस है, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। अब ट्रायड ऑफ एस्फिक्सिया ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। इसके अंदर हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो एक तो साइनोसिस, यहाँ पे नेल बेड्स पे आपको साइनोसिस देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये ऑर्गन्स के ऊपर पेटिकियल हेमरेजेस, ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा। और कंजेस्टेड वेसल्स ऑफ द ऑर्गन्स हमें ये भी देखने को मिलेगा। तो ये ट्रायड हमें देखने को मिलता है एस्फिक्सिया के अंदर। ये आपको हैंगिंग के अंदर केसेस के अंदर भी दिखेगा कि साइनोसिस आएगी, पेटिकियल हेमरेजेस आएंगी, और जिसको हम ट्रेडियो स्पॉट्स भी बोलते हैं, और विसरल कंजेशन, ठीक है। ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। फिर एक लास्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है सडन डेथ, जो कि एक 2 मार्कर है। सडन डेथ का मतलब क्या होता है? एक डेथ अकरिंग इंस्टेंटेनियसली और विद इन द 1 आवर ऑफ ऑनसेट ऑफ मॉर्बिड सिम्टम्स। मॉर्बिड सिम्टम्स के 1 आवर के अंदर अंदर या फिर इंस्टेंट डेथ होनी। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई क्रॉनिक डिजीज़ चलती आ रही थी जिसके कारण मतलब मॉर्बिड सिम्टम्स थे जिसके कारण उसकी डेथ होगी, कि पता था कि भाई डेथ होएगी, सडन डेथ होती है। अब इसका ये है कि फोरेंसिक में इसका मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। It is the sudden and unexpected death of a person who prior to death was not suffering from any dangerous disease, ठीक है, या पॉइजनिंग या फिर इंजरी। इन सच केसेस इट इज़ यूजली नॉट पॉसिबल टू असर्टेन द कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। मतलब हम बाहर से देख के नहीं बता सकते हैं कि क्यों उसकी डेथ हुई, ठीक है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे ऑटोप्सी इज़ नेसेसरी टू अब्रीविएट द पॉसिबिलिटी ऑफ द डेथ ड्यू टू द फाउल प्ले। बाकी इसके अलावा कुछ चैप्टर में बचा नहीं है जो आपको रीड करना है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है आपको क्या क्वेश्चंस आते हैं, बट अगर ये भी मार्किंग में हो तो ये एक बार रीड कर लेना। दिस आर जस्ट क्लासिफिकेशन, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं ज़्यादा। थैंक यू।